स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेक्चर नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का थ्योरम या गॉस का नियम, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं पीछे से रिलेटेड था। अब यहां से आपको एक नई चीज मिल रही है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कशन करना होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं इसमें। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस तरीके की कंडीशन होती है, कहीं ये आप लोगों ने सीखा है पीछे, इस तरीके से ये 3 डायमेंशनल है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर मैं इसमें एक्स और वाई अक्ष में एक इस तरीके से ए और ये हमने कोई भी एक समचतुर्भुज ले लिया, ये आप समझ लीजिए वर्ग ले लिया है जिसकी साइड ए है। आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग। अगर आप कक्षा 9, कक्षा 8, 7, 10 तक के बच्चे से पूछेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तड़ से आपको जवाब देगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग। भुजा वर्ग मीन्स एरिया इज इक्वल टू a into a, it means a square। जो भी इसकी यूनिट रहेगी मीटर सेंटीमीटर, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जब फर्स्ट ईयर की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा था कि ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन भी होती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है कि इसके सरफेस से लंबवत होती है 90 डिग्री एंगल के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर ये x और y एक्सिस में आपने एक वर्ग लिया है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो z एक्सिस में होगी। किस में होगी? z एक्सिस में। आपको पता है हम लोग वेक्टर एनालिसिस फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसको बोला था इसको i कैप, इसको j कैप और इसको k कैप। आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे? i, j और k। तो अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर की बात करूं, एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका नाम दे दूं a, b, c और ये d। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ab क्रॉस bc, ठीक है। इसका मतलब क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, यानी कि ए स्क्वायर। अब देखिए इसकी मैं डायरेक्शन देखूं तो देखो आई जे, तो डायरेक्शन किधर को होगी? के की ओर, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो के की ओर निर्देशित कर रही है। इसका मतलब है कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के केप की ओर है, अर्थात x और y दोनों के लंबवत। दूसरी देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये बोर्ड है, ठीक है। अब इस बोर्ड की साइडें हैं, ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, ये मान लीजिए लंबाई है, तो l क्रॉस में लंबाई गुणा चौड़ाई जो भी रही होगी, अगर ये भी है ये भी है तो l स्क्वायर।
ठीक लंबवत होगी, यानी इसका जो सरफेस है उसके लंबवत जो होती है इसकी डायरेक्शन होती है, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। यानी कि वेक्टर ए बराबर के कैप ए स्क्वायर, जहां के कैप जो है वो दिशा को बता रहा है। ठीक है, के कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक हमने इस तरीके से ये कोई सरफेस ले लिया, ठीक है, ये इसी पे है, समझ लीजिए लेटा हुआ है इसमें, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इससे अपवर्ड बाहर की ओर को यूं। अब इसको मैं इसको बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखा सकता हूं ना, तो ये इसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये जो है वो एरिया वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इसको मान लीजिए एरिया वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन ए, जहां यूनिट वेक्टर एन क्या है? इसकी दिशा है, और ए क्या है? इसका क्षेत्रफल है। वही बात यहाँ पर है कि ए स्क्वायर और के कैप जो है वो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये चीज जो है वो आपकी एरिया वेक्टर कहलाती है। क्षेत्रफल ए की दिशा बाहर की ओर को खींचे गए अविलंब के अंदिश होती है। आपने यहाँ देखा, ये वास्तव में ये जो के कैप है ना, ये के कैप ऐसे ऊपर की ओर उठा हुआ है यूं करके, ये इसमें तो लिटा के ही बनाया जाता है, ऐसे ही इसमें है। तो इसमें जो है ये के कैप, ये जो यूनिट वेक्टर एन है, ये यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन क्या है? वास्तव में ऐसी नहीं है, ये ऊपर को यूं है ऐसी खड़ी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। अर्थात इसकी दिशा अविलंबवत अपवर्ड होती है। अविलंबवत का मतलब ये है कि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होती है। अब देखिए, मैं आपको और थोड़ी सी फील कराने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके की पोजीशन है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है। आपको पता है ये a कैप नहीं i कैप, ये j कैप और ये k कैप, ये जो कंडीशन होती है। अब इसको अगर मैं ये ले लूं, इसकी साइड है, मान लीजिए ये L है और ये B है, इसकी x अक्ष की ओर L और ये k कैप की ओर B, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा पता है आपके लिए? एरिया वेक्टर इन दोनों के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात एरिया वेक्टर इसका हो जाएगा L क्रॉस B। अब डायरेक्शन क्या होगी? अब ये I और K के अविलंबन है, यानी कि J के एरिया वेक्टर हो गया इसका L क्रॉस B J कैप। आप इसको ध्यान दें, संक्षेप में क्या कहना चाह रहा हूं कि जो इसकी दिशा है वो इन दोनों के विपरीत होगी। अब J कैप जो है दो डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये है बोर्ड है हमारा, ठीक है, एक साइड है इसकी L, एक साइड है B, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो इधर होगा या फिर इसके अंदर उस साइड में भी हो सकता है उसकी दिशा। तो जब इसकी दिशा बाहर को होगी
तो उसको हम कहेंगे प्लस जे कैप। और अगर इसकी दिशा अंदर को होगी तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L क्रॉस बी माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्या शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, यानी इस बोर्ड में अंदर को धसी हुई है, बाहर नहीं उधर। और अगर ये बाहर को है इधर को तो वो प्लस का जे कैप होगी। अब मान लीजिए ये ना होकर कहीं इस तरीके से कंडीशन हो तो क्या होगा, ये वही एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ठीक है ना, जैसा इसमें था। अब इसमें ये कोई आयताकार नहीं है बल्कि कैसा है, स्लेब ऐसा है। तो अगर मैं इसके लिए निकालूं तो क्या बात हो जाएगी भाई, क्षेत्रफल तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं। अब यहां पर क्या है, ये बोलो, परिधि इसकी यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे, परिधि नहीं। तो कितनी हो जाएगी इसकी, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूं एरिया वेक्टर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर को, आई जे के, तो ये आई और के के बीच में तो डायरेक्शन किधर को होगी, जे कैप की, डायरेक्शन किधर को होगी, जे कैप की। या तो प्लस जे कैप या फिर माइनस जे कैप, या तो डायरेक्शन यू है ये और या फिर इसके अंदर है यू, ठीक है नहीं, या तो बाहर है इस तरीके से और या फिर इसके अंदर है। अगर अंदर होगी तो इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया, एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर जे कैप या पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेक्टर को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं जो आपका मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हम लोग को एरिया वेक्टर बहुत जरूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों का ही रोल होता है मेनली। तो देखिए मैं आपको अब उसी टॉपिक पर चलता हूं। ये सब बातें आपकी थी किसमें, एरिया वेक्टर, किसमें थी, एरिया वेक्टर। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका, जैसे आपने देखा ना वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता था, वैद्युत बल रेखाएं होती थी। तो इसी तरीके से जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही गुण होता है। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जितनी ज्यादा गुजर रही होंगी वहां पर वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा मजबूत होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां पर फ्लक्स निर्बल होता है, अर्थात कमजोर होता है। तो हम लोग सार के रूप में ये कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां पर वैद्युत फ्लक्स मजबूत होता है, और जहां पर
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां पर वैद्युत फ्लक्स निर्बल होता है अर्थात कमजोर होता है और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जबकि अभी आपने पीछे पढ़ा था एरिया वेक्टर, वो सदिश राशि है और वैद्युत फ्लक्स कैसी है? अदिश राशि है, ठीक है। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसको? वैद्युत फ्लक्स को। किसको प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत फ्लक्स को। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से यह समझाना चाह रहा हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से कंडीशन है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये कोई एक पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मान लिया कि कोई एक असमान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक जैसा नहीं है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी होंगी उसी के अनुसार वैद्युत फ्लक्स निर्धारित होगा। हम लोगों को पूरे में नहीं पता कि वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो हमने क्या काम करा कि हमने इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ मान लिया। ये जो पूरा एक पूरी बॉडी है, ये बॉडी अनेक छोटे छोटे हिस्सों की बनी हुई है। मान लिया कि इस पूरे का क्षेत्रफल ए है, तो इतने का इतना सा हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया डी। इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना मान लिया? डी है। अब देखो इसमें असमान वैद्युत क्षेत्र है। अब चूंकि ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि इस छोटे से हिस्से में वैद्युत क्षेत्र का मान हर जगह बराबर है। कैसा है? हर जगह बराबर है। तो हम लोगों को पता है कि इस अवयव खंड
कौन से अवयव खंड? ये वाला अवयव खंड। इस अवयव खंड के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही दिशा में माने जा सकते हैं। और यह भी माना जा सकता है कि इसमें जो ये है E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब में तो अलग अलग तरीके से है, लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है, तो इसमें ये माना जा सकता है कि इसमें समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो उस कंडीशन में इस पर इतने से खंड पर अगर मैं निकालूं क्या d phi e, d phi e क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत छोटा सा खंड है और पूरे का वैद्युत फ्लक्स होता है आपका phi e, लेकिन हम लोग इसको क्या कह दे रहे हैं? d phi e। तो d phi e बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर d, और E डॉट d आपको पता है ये होता है E dA cos थीटा, ठीक है नहीं? तो हम लोग चूंकि यहाँ एक ही है, ये दोनों एक ही दिशा में है, कौन कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण 0 है और cos 0 बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी E dA हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? E dA। और अगर मैं ये तो मैंने इतने से हिस्से को निकाला है, अब मैं मान लो पूरे इसको निकालूं, तो वही तरीका है हमारा जो हमने आपको पीछे बताया था कि इस पूरे का क्या करते हैं? इस टर्म का इंटीग्रल करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रल। तो इस पूरे पृष्ठ के द्वारा प्राप्त वैद्युत फ्लक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। अर्थात स्केलर गुणन काय का वेक्टर E डॉट dA का स्केलर गुणन ही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और यहां लिखूं पूरे क्षेत्रफल या पूरे पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा फ्लक्स फ्लक्स, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? phi e बराबर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर d। ये भाई वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है नहीं? तो इसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मैं आपको इसका फील करवाता हूं भाई, देखो ये तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब देखो मैंने आपसे एक बार शुरू में कही थी कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब देखिएगा मैं आपको इसकी मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो है किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे मान लो मैं अभी डायग्राम बनाऊं, इस तरीके से कंडीशन है, देखिए यदि अब मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा, अगर मान लीजिए इसमें, तो इसमें वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? फाई से
तो इसके लिए हमने कहा आपसे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो इसके लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यदि मान लीजिए ऐसी बात हो जाए कि इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अब इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, मैं बताना चाहूँ। एक, दो, तीन, चार। तो फ्लक्स कितना हो गया? 4 हो गया। और अगर मैं क्या काम करूं कि क्षेत्रफल को और बढ़ा दूं, क्षेत्रफल को और बढ़ा दूं, तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के डॉट गुणन के बराबर होता है। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो है वो डॉट गुणन के बराबर होता है। अर्थात जो हमारा E है, यानी कि जो फाई E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेक्टर E के, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं क्षेत्रफल को और बढ़ा दूं, यहां कर दूं क्षेत्रफल, तो इधर संख्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है नहीं। तो दूसरी बात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फाई E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। भाई इसका क्षेत्रफल है, मान लीजिए क्षेत्रफल मैंने बढ़ा दिया, ठीक है नहीं। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर डीए हम लोग कह दे रहे हैं, जैसे ये कोई क्षेत्रफल अवयव ले लें तो उसके लिए, या E डॉट डीए बोलेंगे, इसको भी डीए बोलेंगे, ठीक है। अब E डॉट डीए आपने पढ़ा है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में A डॉट P, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता था? AB cos थीटा। क्या होता था? AB cos थीटा। तो उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इज इक्वल टू E DA cos थीटा। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू E DA cos थीटा। तो ये भी इसका फॉर्मूला है भाई, काय का? फाई E का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फाई E इज इक्वल टू E DA cos थीटा, where cos theta is the angle between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर जो थीटा है वो एंगल किसके बीच है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अच्छे सवाल करवाता हूं इस बात पर थोड़े से आधारित, उसके बाद फिर मैं आपको इसका मात्रक और विमा निकलवाऊंगा। पहले मात्रक और विमा ही निकलवा दूं, है ना, फिर सवाल करवाता हूं।
देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा है अभी तक, तो इसका हम लोग मात्रक और विमा निकालेंगे। मात्रक एवं विमा निकाल लो भाई, मात्रक और विमा। आपको पता है कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल ही, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, न्यूटन मीटर 2 और कूलम -1। ये फाई का वाई मात्रक हो गया, यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अभी हम मूल मात्रक नहीं है, अगर हम लोग मूल मात्रक में तोड़ना चाहेंगे तो अभी मैं आपको मूल मात्रक भी बताऊंगा। अब हम लोग पहले विमा और निकाल लें। देखिए विमा तो बहुत सरल है, न्यूटन क्या, बल, और बल की विमा आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो, क्या, mn(t-2), ये क्या मीटर, यानी कि L2 अपॉन कूलम AT, ठीक है, mn(t-2) L2 AT रख दीजिएगा, थोड़ा ऊपर इसको हटा लें तो क्या हो गया m L कितनी बची, L 2 और 1 3, और T -3 A -1, तो ये वाली वैद्युत फ्लक्स का विमा हो गई, ठीक है, M L3 T -3 A -1। अब यहां से अपना मूल मात्रक भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा मूल मात्रक क्या है, M क्या, किलोग्राम, ठीक है, और इधर मीटर 3 यहां सेकंड -3, और यहां एम्पियर -1, किलोग्राम मीटर 3 सेकंड -3 एम्पियर -1। तो ये इसका मात्रक और विमा हो गई, काय की, वैद्युत फ्लक्स की, ठीक है। तो इसको आप क्लोज करके और इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करता हूं कि वैद्युत फ्लक्स जब हम लोग निकालते हैं तो किस तरीके से एरिया वेक्टर लेते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया आपने इस तरीके से कोई एक सरफेस ले लिया, ठीक है।
अब इस सरफेस में जो आपका ये ऐसा रखा है, समझ लो आप यूं करके, जैसे मेरा हाथ है ना, ऐसा ये रखा है। अब इसमें जो बैतूल क्षेत्र है वो यूं करके होना चाहिए, बिल्कुल इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना चाहिए, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, बल्कि यूं करके जा रहा है। देखो ये अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा जानते हो आप? एरिया वेक्टर, अब जैसे ये पोजीशन है तो एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या फिर अपवर्ड ऑफ द फिगर, यानी ये होगा, इधर होगा, यानी ये। आपको पता है कि हमेशा एरिया वेक्टर जो है वो फेस से 90, इसको चीरता हुआ जाता है यूं करके, जैसे ये है तो इसको यूं करके चीरता हुआ जाए, ठीक है। तो ये इसको ऐसी पोजीशन है, ये रखा इस तरीके का है ऐसा। अब जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो ये हो गई। अब ये जो चीज है, ये बैतूल क्षेत्र की तीव्रता, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही और ना ही 0 डिग्री का बना रही है, बल्कि कुछ अलग बना रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करते हैं, उस कंडीशन में ये जो आपको बैतूल क्षेत्र की तीव्रता E है, इस E को इसके दो अवयवों में विभाजित कर लेते हैं, एक इसके लंबवत घटक और एक इसके समांतर घटक। तो लंबवत घटक जो है इसका, वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E sin थीटा, ठीक है, और एक हो जाएगा ये, इसी पे आ जाएगा ये E cos थीटा। ये तो हो गया E sin थीटा और ये हो गया E cos थीटा। अब देखो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये वाला इसका वो था बैतूल क्षेत्र की तीव्रता इधर को, यानी ऐसा समझ लीजिए ये हो जा रही थी। तो एक तो इसका लंबवत घटक ये हो गया जो इसके साथ 90 डिग्री का बना रहा है, इसके साथ कुछ बना रहा है, 90 डिग्री नहीं बना रहा है, कुछ बना रहा है। और लेकिन इसका दूसरा ये है जो कि इसके साथ ऐसे निकल रहा है, यूं इससे छूता हुआ, ठीक है। एक तो यूं जा रहा है, इसमें से पार होता हुआ, एक इसको यूं करके छूता हुआ जा रहा है ऐसे, एक इसको पार। तो जो पार करता हुआ जा रहा है वो हम लोगों को लेना होता है। तो जो हमारा इसका फ्लक्स होगा फाई ई, वो क्या होगा, E cos थीटा इंटू वेक्टर ए, ठीक है, E cos थीटा इंटू वेक्टर ए। अब वही सूत्र है हमारा, E cos थीटा, इसका जो घटक लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे, वो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, या फिर E cos थीटा हो गया इसकी वैल्यू, ये वेक्टर नहीं, ये E cos थीटा इंटू ए, तो इसकी वैल्यू हो गई E a cos थीटा। लेकिन cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 0, जिसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई E a, यानी कि फाई E बराबर E a हो गया। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो इसकी बात हो गई। अब मान लीजिए कोई अलग तरीके का है, उसमें क्या बात है कि हम लोगों ने इस तरीके की शेप ली,
ये स्थिति है मान लीजिए, ठीक है। तो इस स्थिति में इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है इसका एरिया वेक्टर है इस कंडीशन में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। इसको हमने दो घटकों में विभाजित कर लिया उसी तरीके से जैसे उसका करा था। एक हो गया ये साइन थीटा और एक हो गया ये कॉस थीटा। ये है ई साइन थीटा और ये क्या है डी ए, और इधर है ए मान ले रहे हैं ई कॉस थीटा, और ये इसके साथ जो कोण बना रहा है वो है थीटा, ठीक है। तो क्या कंडीशन है भाई, तो कंडीशन ये है कि इसमें भी वही है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, लेकिन जो डी ए और ई है उन दोनों के बीच जो कोण है, यहां पर जो थीटा लेते हैं वो थीटा क्या लेते हैं क्षेत्रफल अवयव यानी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण लेते हैं। अगर आप उस कोण की वैल्यू 0 अंश है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ई ए फाई ई बराबर ई ए, और अगर कोई एंगल है जैसे 30 अंश 40 अंश 50 अंश या 60 अंश या जो भी है तो वो कितना हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और यदि 90 अंश है तो कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0। इट मींस फ्लक्स का मान 0 होगा, फ्लक्स का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं इसी फील्ड पर आधारित कुछ सवाल। मान लीजिएगा कि कोई ये इस तरीके से ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यो करके है E, ये है यहां पर इसका सेंटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, आप लोग जानते हैं। वेक्टर ए, ठीक है, और ये इधर को कोण बना रहा है 30 अंश का। तो कह रहा है कि फाइंड फाई ई, ये प्रश्न है, ठीक है। फिर समझिए कि ये कोई ये स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रेडियस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, जो लाइंस है वो, और
ये जो एरिया वेक्टर है आपको पता है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा यूं करके। तो कह रहा है कि फाई ई की वैल्यू कितनी है। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, फाई ई, और फाई ई निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को क्या होता है जानते हो आप, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई आपके पास है, ए मान लीजिए इसका क्षेत्रफल अवयव, और वो क्षेत्रफल अवयव कितना है, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30, ठीक, यानी ई पाई आर स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। जानते हो क्यों हो गया गलत? क्योंकि जो हमें एंगल लेना था वो एंगल किसके बीच लेना था, इन दोनों के बीच, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच, और हमने ले काय में लिया, रेडियस के साथ एंगल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल है, अब देखो ये तो 90 डिग्री के साथ होता है, तो 30 में से 90 और 6, ये 90 के साथ होता है, तो 90 में से 30 घटा दो, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना बचेगा, 60, जो कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण है जो हमें चाहिए। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको करके दिखाई है, यही गलती बच्चे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो आपको एंगल लेना है वो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ही लेना है। तो इसकी मदद से अब देखिए हम लोग निकालते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60। ठीक है बेटा, तो ई और ए वही है पाई आर स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो आपका फाई ई आ गया 1/2 ई पाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, फाई ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पर एंगल का आपको विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज एंगल थीटा इज बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच है। और देखिए मैं आपको एक सवाल करवाऊं, देखो बेटा इस तरीके से कंडीशन है। अब मैं 3D में थोड़ी सी बात करता हूं आपसे, 3 डायमेंशनल। सपोज कर लिया ये वही आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, और इस तरीके से ये कोई सिलेंडर है, एरिया क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है इस डायरेक्शन में ई।
ये मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो n है। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक सिलेंडर हमने मान लिया है। क्या मान लिया है? सिलेंडर। सिलेंडर देखिए कैसा होता है, आप लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह गोल होता है एक तो, यानी यूं करके इस तरीके से, और इसके जो ऊपरी और नीचे की जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है? वृत्त के आकार की होती है। यानी ये भी एक वृत्त के आकार की है, ये भी वृत्त के आकार की है, और जो बीच में इसकी स्थिति है वो क्या होती है? वो भी गोल होती है, आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कैसे निकालें। तो इसके लिए निकालने को हम लोग क्या काम करते हैं कि ये मान लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहले हम लोग को एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। अगर डाउनवर्ड में ले लें तो भी कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी बहुत ज्यादा। देखो जैसे ये है, इसको सपोज करिए जैसे ये पेन है ना, इसकी जो ऊपर की है ये बिल्कुल गोल, इस तरीके का ही तो होगा ये। अब इसमें मान लीजिए यहां पर मैं 5 1 निकालूं, इसको मैं कह दूं फिगर नंबर 1, इसको कह दूं फिगर नंबर 2, और इस पूरे को कह दूं फिगर नंबर 3, और उन सबको जोड़ दूं तो टोटल फ्लक्स हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो ये है वृत्त टाइप का है ये, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की साइड को होगा। आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होता है, जो इसको चीरते हुए जाता है, और इसका किस साइड में होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही अनुदिश होगा एरिया वेक्टर। किधर को होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही अनुदिश होगा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है इस एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितना बन रहा है जानते हो आप? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये और एरिया वेक्टर ये। अगर मैं इनको एक लाइन में लिख दूं तो ऐसे तो एंगल बना, ये E है और ये A है, तो बीच में कितना एंगल बना? बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये एरिया वेक्टर। तो अगर मैं phi 1 निकालूंगा तो phi 1 निकालने की कंडीशन में इसमें हम लोग को एंगल 180 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 180। अब देखो मान लीजिए इसके लिए हमने कह दिया phi 1, इसको मैं बोल रहा हूं phi 2। अब मैं phi 2 निकालना चाहता हूं, तो phi 2 निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? ये है phi 2। अब phi 2 निकालने को हमें देखो डायरेक्शन दोनों की एक है, तो इसके बीच एंगल क्या होगा बताओ आप? ये है एरिया वेक्टर भी है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज द एंगल ऑफ एरिया बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर थीटा 0, यहां थीटा 180 अंश phi 1 phi 2 के लिए। अब यहां पर एक चीज और आई है, हम लोग को phi 3 निकालना है। अब phi 3 हम इस पर निकालेंगे। अब ये सर्कुलर है, जैसे इस टाइप का गोला है। अब देखो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? मान लो मैं इस साइड की बात कर रहा हूं तो यूं होगा, इस साइड की बात कर रहा हूं तो यूं होगा। ठीक है, अब हम इसकी इस तरीके से पोजीशन है, तो एक एरिया वेक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां, यानी हर जगह एरिया वेक्टर उसकी सरफेस के लंबवत होंगे। तो मैं यहां पर इन सब का निकालूंगा phi 1 phi 2 phi 3।
और मुझे तो टोटल फ्लक्स निकालना है, तो सबको जोड़ दूंगा तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये था, हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल फ्लक्स। हमें कुल फ्लक्स ज्ञात करना है, कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या काम करें, पहले φ1 निकाल लें। सूत्र आपको पता है कि φ1 इज इक्वल टू EA cos थीटा। ई का मान तो हम लोग को पता ही है, ई रहने दो। ए क्या है, इसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर यदि इसकी रेडियस आर है तो। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कि आया -e पाई आर स्क्वायर। ये आया भाई φ1 का मान, इसको φ1 कह रहा हूं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल रहे φ2 किससे, उसकी वजह से इधर वाले में ये, तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा, इसी प्रकार थोड़ा ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार φ2 बराबर हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर। अब cos 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो E इंटू पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू केवल और केवल E पाई आर स्क्वायर आएगी। कितनी आएगी, E पाई आर स्क्वायर, बस इतनी रहने दो। अब मैं निकालूंगा ये जो गोल साइड्स हैं इनका, अब निकाल लो भाई। अब इसमें देखो आप, इसमें एंगल कितना होगा जानते हो, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल आप देखें, यहां से आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है इधर को, और जो एरिया वेक्टर है वो किधर को है, इधर को। अगर मैं इसको ऊपर तक ले जाऊं तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। नीचे देखूंगा तो वो भी कितना, 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल, किन दोनों के बीच, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। तो क्या बात हो गई, φ3 निकालूंगा तो φ3 कितनी हो जाएगी, यहां से अब मैं यहां लिखूंगा बेटा। अच्छा देखो φ3 बराबर हो जाएगी E cos थीटा, यानी कि E इंटू पाई आर स्क्वायर और cos 90। बात समझ गए भाई, इसके और एरिया वेक्टर के बीच का कोण जो है वो 90 अंश है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है कि φ3 इज इक्वल टू 0। अब टोटल फ्लक्स, फाई देखो कितना हो गया, इसे हम लोग कहते हैं φe बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो जोड़ दो सबको, कितना आया, E ये माइनस का है, और पाई आर स्क्वायर, और प्लस का E पाई आर स्क्वायर, और ये तो 0 ही है, इससे ये बैलेंस, यानी कि φe इज इक्वल टू 0।
इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी बंद पृष्ठ पर कोई चार्ज नहीं होता। जो टोटल फ्लक्स है वो शून्य होगा किसी भी बंद पृष्ठ पर यदि कोई भी चार्ज नहीं है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो उस कंडीशन में उस पर टोटल फ्लक्स का मान शून्य होगा, कुल फ्लक्स का मान शून्य होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब इसमें सवाल तो बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। अब मैं आपको गॉस प्रमेय की ओर ले चलता हूं। देखिए, गॉस का थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। वास्तव में इस थ्योरम को हम लोग फील करते हैं। इसका असली में अगर हम लोग देखें तो कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन बुक्स में लिखा होता है कि प्रूफ है। आपको ध्यान रखना है कि गॉस का थ्योरम जो है वो किसी भी क्लोज्ड फिगर के लिए होता है, जिसका मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो अब आज के लेक्चर में तो इतना ही रहने दे रहा हूं ना, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिर आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देखते हो भाई, बहुत कम देखते हो। तो अब ये हम लोग अगले लेक्चर में गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है भाई इसको पूरा लेक्चर देखा करें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो दोबारा से देख लें, समझ लें। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में